कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए एक हेल्प है। मे बी कभी फ्यूचर में डिज़ाइनर बेबीज़ आ जाएं। लोग कहते हैं कि इससे गोरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, कलर वाली आंखें हो जाती है, ट्विंस इससे पैदा कर सकते हैं। किसी को भी किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। तो अगर आपको किसी मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है तो देन यू हैव टू कंसल्ट योर नियरेस्ट फिजिशियन। ओबेसिटी से भी पीसीओडी की तरफ होता है, हालांकि आजकल लीन पीसीओडी भी कॉमन है। नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पाता है तो फाइनली फिर आईवीएफ की तरफ जाते हैं। गूगल पे जो आप टाइम वेस्ट करते हो रील्स देखने में, तो आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट करने से कभी हेजिटेट ना करें। पहला सुख निरोगी काया, जिसका अर्थ होता है कि पहला सुख एक स्वस्थ शरीर होता है। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसलिए आज हम मौजूद है रेडिएंट हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर पूनम सिंह मौजूद है, जो कि गायनेक है। तो इनसे बातचीत करते हैं और आपको खास हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत न्यूज़ 31 में करना चाहूँगी। थैंक यू। मैम, जैसे आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपने कहाँ से इसकी पढ़ाई की और कितना एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड से है? मैंने अपना ग्रेजुएशन जो एमबीबीएस है वो एमएलएनएमसी इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, वहाँ से किया था। इसके पश्चात मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना ऑब्स गायनी में लेडी हार्डिंग न्यू दिल्ली में किया था। ये नियर अबाउट 2000 में था। तो नियर रफली अबाउट 24 टू 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा ऑब्स गायनी से, अगर पीजी का जोड़ लें तो और ज़्यादा। तो चलिए मैम, जैसे सबसे पहला सवाल करूँ कि आजकल सभी को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स हो गए, तो लगातार जैसे पीरियड्स भी दो तरह के होते हैं। लोगों को कोई ऐसे होते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा पेन होता है और किसी को जो है बहुत कम पेन होता है। तो क्या ये नॉर्मल में आता है? थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट होना क्वाइट नॉर्मल है, क्योंकि यूट्रस अपना की अंदर की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, जो पीरियड्स में शेड ऑफ हो रही होती है, जिसको हम मेंसेस की तरह देखते हैं। तो क्योंकि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं तो वो थोड़ा पेन, और वो रेडिएटेड पेन जो कि थाइज में जाता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर पेन इतना ज़्यादा है कि आप अपना रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, अगर लड़कियां अपना स्कूल से में ड्रॉप आउट कर रही हैं, या फिर आप अपने जॉब पे या लेडीज़ अपना रेगुलर रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे, तो फिर वो कुछ प्रॉब्लमैटिक है। तो दैट नीड्स टू। नॉर्मल पीरियड्स कितने दिन तक लास्ट करने चाहिए? नॉर्मल पीरियड्स रफली अबाउट 4 to 5 डेज रहता है। किसी किसी को थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है, बट एवरेज इट्स अराउंड 4 to 5 डेज। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रफली एवरी 28 डेज लेते हैं, बट 30 डेज प्लस माइनस 4 to 5 डेज इज ओके। अगर फिक्स्ड पैटर्न है देन इट्स ओके। जी मैम, जैसे पीरियड्स में हैवी पेन होता है जिसको, और मेडिसिन जो लोग लेते हैं, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे उन्हें मेडिसिन लेना जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है? हाँ, इट्स ओके। अगर पेन, अगर जैसे मेंसेस के दौरान, अब स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो उनको पीरियड्स में के दौरान पेन होता है और थोड़ा बहुत पेन इज़ नॉर्मल। तो मेफ्टाल स्पास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रेडिली ऑन द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन है। तो वो एंटी स्पाज्मोडिक टैबलेट्स जो होती हैं, जो यूजुअली मार्केट्स में चलती हैं, तो दे कैन टेक। बल्कि मैं गर्ल्स को कहती हूँ कि अपने बैग में रख लो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि स्कूल में कब उनको पीरियड्स आ जाएंगे। मतलब कोई वो नहीं है कि वो अननेसेसरली सफ़र करें। मैम, जैसे आपने कहा कि हम मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कई केसेस ऐसे सामने हैं जिसमें लोगों ने मेडिसिन ली है और उनकी डेथ इसमें हो चुकी है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो ऑन काउंटर होती हैं, तो वो इतनी उस सिवियरिटी की नहीं होती कि उससे डेथ हो जाए, और ये सेफ़ होती हैं यूजुअली। लेकिन हाँ, किसी को भी किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। तो अगर आपको किसी मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है तो देन यू हैव टू कंसल्ट योर नियरेस्ट फिजिशियन। मैम, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, किसी को बहुत लेट होते हैं, किसी को बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो क्या ये भी नॉर्मल है? एक फिक्स्ड अगर पैटर्न हो रहा है तो इट्स ओके। जैसे किसी को शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, तो किसी किसी को 25 दिन में या 22 दिन में हो जा रहा है। हालांकि बहुत शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के लिए भी डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। या किसी को थोड़ा बहुत डिलेड साइकिल है कि 35 डेज का साइकिल आ रहा है, और लेकिन फिक्स्ड है वो पैटर्न, देन इट्स ओके। लेकिन अगर इरेगुलर है कि कभी 20-22 दिन में आ जा रहा है उसको, लेकिन कभी कभी वो महीने से ऊपर चढ़ रहा है, 1.5 महीने, 1.25 महीने, तो देन इट्स नॉट ओके। फिर तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें।
मैम देखिए, क्योंकि आप एक गायनेक है, तो जैसे अगर इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या लोगों को अपना चेकअप कराना चाहिए एक बार? डेफिनेटली डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए। और स्पेशली थोड़ा इरेगुलर पीरियड जिस टाइम प्यूबर्टी होता है, एक्चुअली मैं मेंशन कर दूं, जब लड़की मेनार्की अटेन करती है तो साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंडे नहीं बन रहे होते, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती है। तो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, तो वो हमें ऐसे केसेस में गर्ल्स की काउंसलिंग करनी होती है, उनको प्यार से समझाना होता है, क्योंकि बॉडी एक नई चेंजेस से अडेप्ट कर रही होती है। तो फिर इरेगुलर होना नॉर्मल है, बिकॉज और अंडे नहीं बन रहे हैं, एनोवुलेटरी साइकिल्स है, तो इसलिए आपके साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैरिड फीमेल है और वो फर्टिलिटी वांट करती है, उसको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो और फिर इरेगुलर साइकिल से, देन शी नीड टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि डेफिनेटली आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना होगा, और भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो कराना होता है, कि देखने के लिए कि इरेगुलरिटी के पैटर्न क्या है। क्योंकि फिर एनोवुलेटरी अगर साइकिल्स हैं अगर, या अंडे नहीं बन रहे हैं, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे फिर वो अचीव कर तो पाए। मैम ऐसा भी होता है कई बार कि एक ही टाइम पे, जैसे आपकी डेट उस महीने की हो, तो उस बार में 2 बार हो जाते हैं पीरियड्स, तो क्या वो भी नॉर्मल है? वो शॉर्ट साइकिल्स हो गए ना। तो अगर शॉर्ट साइकिल्स है, उसके पैटर्न पे 28 डेज में भी कई बार एक फर्स्ट को आगे, एक 30th को आगे, तो फिर ओके है। लेकिन अगर बहुत जल्दी जल्दी 15 डेज या 20 डेज में आ रहा है, तो तब फिर आपको कंसल्ट करना पड़ता है गायनिक से, क्योंकि और भी कॉजेज़ हो सकते हैं आपके शॉर्ट साइकिल के। कई बार आपका इन्फेक्शन होता है, पीआईडी होता है, तो पीआईडी में भी पॉलीमिनोरिया होता है। पॉलीमिनोरिया मतलब है कि आपकी बहुत फ्रीक्वेंट साइकिल्स आ रही हैं, तो देन वंस अगेन यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैम ये तो रही मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो जैसे सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो ज़्यादा पेनफुल कौन सा रहता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि नॉर्मल नहीं करवाते हैं, सी सेक्शन करवा लेते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? पेन एक्चुअली जो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि दोनों में ही होता है। ओनली थिंग इज़ कि नॉर्मल डिलीवरी में आपका जो वो लेबर का जो ड्यूरेशन होता है, जो 8 to 10 आवर्स होता है, वो सिजेरियन सेक्शन में कट ऑफ हो जाता है। लेकिन पोस्ट लेबर पेन्स तो दोनों में ही होगा, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, तो वो तो पेन्स तो लेना ही तो मैम पड़ेगा। लेकिन अधिकतर आजकल ऐसे टाइम में देखा गया है कि लोग सी सेक्शन बहुत करा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? थोड़ा सा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो शायद हमारे को पता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि पहले नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी। पहले का जो लाइफस्टाइल था, जो जेनेटिक बिल्ड था मदर्स का, वो डिफरेंट होता था। अब क्या हो गया है कि जो बेबीज़ खुद सिजेरियन से डिलीवर्ड हुए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो स्ट्रेस बाईपास किया जो शायद वो सरवाइव नहीं करते ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो आप ये समझ लीजिए ना कि जो हमारा पॉपुलेशन के कोहोर्ट में है, वो बेबीज़ भी हैं जो एक्चुअली रिस्क को अवेट करके आए हैं। तो हो सकता है कि विद जेनेटिक थोड़ा सा बॉडी में के बिल्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो अब पेल्विस उतनी वाइड नहीं हो रही है। और सेकेंडली जो जनरेशन है वो भी उतना स्टर्न नहीं है पेन्स को लेने के लिए। तो मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द कॉजेज़ कि अब हमें एपरेंटली लगता है कि सी सेक्शंस बढ़ गए। तो मतलब ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, पेशेंट्स खुद कहते हैं कि हमें सी सेक्शन करना है, या तो ये मिथ है क्योंकि लोगों को लगता है कि सी सेक्शन में दर्द नहीं होता? डॉक्टर्स मतलब अगर प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट होगी तो यूजुअली जंप नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी अपने पेशेंट्स को, जो प्राइमरी पेशेंट होते हैं, तो उनको मैं कहती हूँ कि आपको ट्रायल लेना चाहिए। मैं मोटिवेट करती हूँ जो नहीं भी वांट कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जेंट्री ऐसी होती है जिनको डर लगता है वो 8 से 10 आवर्स का लेबर पेन्स को गो करना। डेफिनेटली वो पेनफुल तो होता है। ये लेबर पेन से ज़्यादा पेनफुल शायद वर्ल्ड में कुछ नहीं होता। तो दैट इज़ द मोस्ट डिवोर। तो और अगर पेशेंट जैसे कई कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ट्रांसवर्स लाई है, तो इन सब में तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर तो आपको सी सेक्शन के लिए जाना ही पड़ेगा। जी। तो मैम जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए कौन से अच्छे मतलब प्रिकॉशंस आप देना चाहेंगी कि आप ये यूज़ ना करें? पर सबसे पहले तो डाइट ही आता है कि आप हेल्दी डाइट लो। और डाइट में भी ये नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ आप खा रहे हो तो बहुत न्यूट्रिशियस है। जो आपका हम लोग लकी है, हमारा इंडियन जो फूड है वो सबसे अच्छा बैलेंस्ड डाइट है। तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही एंड वॉटेवर जो भी आपके रीजनल जो सीजनल वेजिटेबल्स है आप वही लो, तो वो है। और रेस्ट लो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, स्ट्रेस should not be taken।
फिर अगर आपकी जॉब कुछ ऐसी है जो आपको स्ट्रेस में डाल रही है तो आप अपनी जॉब से थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले सकते हो। और यही अपने हाँ रेगुलर कंसल्टेशन अपने गायनेक से। तो जिस जिस टाइम पे जिस इंटरवल पे आपको गायनेक बुलाती है, जैसे शुरू के दिनों में आपको मंथली बुलाया जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 15 डेज पे बुलाएंगे, लास्ट मंथ में आपको वीकली बुलाएंगे। तो जिस जिस तरह से आपको गायनेक आपकी कह रही है कि विजिट है, जो मेडिसिन आपको लेनी है, और कुछ अगर कॉन्कोमिटेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, वो सब रूल्ड आउट है, या उसकी वो है तो उसकी मेडिसिन लेनी है, वो सब अपना प्रिकॉशंस मतलब प्रॉपर विजिट्स, रेगुलर विजिट्स एंड रेगुलर मेडिसिन। मैम जैसे ये तो रही प्री डिलीवरी, अब पोस्ट डिलीवरी भी होता है कि कई महिलाएं डिप्रेशन में भी चली जाती है इसको लेकर, तो आपके पास क्या ऐसे केसेस आए हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारा थैंकफुली जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, और हम अपने फैमिली से बहुत क्लोजली इंटरनेट है। हस्बैंड और स्पाउस भी अच्छे होते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ, जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी से पोस्टपार्टम स्टेज में बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट लाइफ में एंटर कर रही होती है। अब उसके पास अपने साथ साथ एक बच्चे को भी देखना है, साथ ही उसकी बॉडी ने भी इतने सारे चेंजेस फेस किए होते, वो चेंजेस भी वो रिवर्ट बैक कर रहे होते हैं टू नॉर्मल। तो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम डाइट, अच्छा डाइट का और रेस्ट का रोल लैक्टेशन पीरियड में या नर्सिंग पीरियड में प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो और से दूसरा मैंने कहा कि जो आपका फैमिली सपोर्ट है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। आप रेडियंट हॉस्पिटल में काम करिए और बहुत नया आपने खोला है, तो यहाँ पे आईवीएफ का भी जिक्र आया है, तो आईवीएफ क्या है और इसका क्या प्रोसेस रहता है? IVF एक्चुअली ऐसे कपल्स जो जिनको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है या परेशान है, कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए एक हेल्प है। बट एक्चुअली जो फर्टिलिटी इश्यूज होता है वो सिर्फ IVF नहीं है, रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स और रीजंस होते हैं। रीजंस क्या बोलते और जो इनफर्टिलिटी है वो टोटली एक कपल का प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ सिंगल। की यूजली हमारी सोसाइटी में ये देखेंगे फीमेल्स को भेज देते हैं कि जा तू चेकअप करा ला, बट इट्स नॉट लाइक दैट वे, इट्स अ कपल प्रॉब्लम। तो कपल को साथ में आना पड़ता है अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए या फैमिली के लिए आप अपना करना वर्कअप लेना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो जो कारण होते हैं वो 50% मेल्स में होते हैं, 50% फीमेल्स में होते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों में ही होते हैं थोड़े थोड़े कारण, कई बार होता है कि दोनों में ही नहीं होते और उसको और फिर भी नहीं कंसीव कर पाते, तो उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो कुछ ऐसे कारण जिसमें कि नेचुरल तरीके से पहले तो हम कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेल्स में क्या है, फीमेल्स में क्या है। फिर जो कॉज है, अगर सपोज ओव्यूलेटरी फैक्टर्स है, जैसे कि अंडे नहीं बन रहे, जैसे PCOD में था, तो हमें उसको करेक्ट करना है। या मेल फैक्टर है कि शुक्राणु कम है या उनकी चाल कम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमें उसे करेक्ट करना है। सपोज वो सब, या ट्यूब टेस्ट करते हैं कि ट्यूबल फैक्टर है और वो करेक्टेबल है, तो फिर इसके बाद हम नॉन IVF साइकिल्स भी चलते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं अंडे बनने के लिए। फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करेंगे या ट्यूब टेस्ट करें, तो पेशेंट किसी भी स्टेप पे प्रेग्नेंट, या फिर हिस्ट्रोलैप्रो होता है कि दूरबीन से आप देख रहे हो कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से कि बच्चा एंडोमेट्रियम पे लग नहीं पा रहा। या लैप्रोस्कोपी करके देख, कुछ एंडोमेट्रियोसिस आजकल जैसे देखा है बहुत कॉमन होता है, तो उसमें एडिशंस वगैरह बने होते हैं, तो कुछ रेक्टिफाइबल चीज़ें हैं या नहीं। और हर चीज़ से अगर फेल हो पाता है और नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पाता है, तो फाइनली फिर IVF की तरफ जाते हैं। मैम जैसे IVF की बात करूँ तो उसको लेकर काफ़ी मिथ भी हैं। लोग कहते हैं कि इससे गोरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, कलर वाली आंखें हो जाती है, ट्विंस इससे पैदा कर सकते हैं अपने आप ही, तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं वो तो पेरेंट्स के ही होते हैं, तो वो जो भी जेनेटिक फॉर्मेशन आएगा वो और एम्ब्रियो जिस जेनेटिक का बनेगा वैसा होता है। IVF की वजह से कुछ गोरा काला हो ऐसा नहीं होता। सेकंड चीज़ और मैं बता दूं, कई बार क्या लोगों को ये होता है कि IVF से एबनॉर्मल बेबी तो नहीं बनेंगे, तो ऐसे पर से IVF से एबनॉर्मल बेबी नहीं होता। और कुछ आपने पूछा था? हाँ, ट्विंस भी। हाँ, ट्विंस का, तो ट्विंस का ऐसा होता है कि जब आप पहले मैं IVF बता देती हूँ। IVF में एक्चुअली क्या होता है कि
कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस मदर को देते हैं, फीमेल को देते हैं, जिससे कि उसके खूब सारे एग्स मैच्योर हो। तो और ये एग्स फिर ओटी में अंडर एनेस्थीसिया कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं। और साथ ही में मेल्स का भी स्पर्म लिया जाता है, उसको भी क्या वो करके ट्रीट करके, मतलब जो अच्छे क्वालिटी स्पर्म्स होते हैं उसको सेग्रीगेट करके, जो ये एग्स और स्पर्म्स होता है, इसको लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है या इक्सी किया जाता है। फिर ये जो फिर इसका कल्चर फिर एक स्पेशलाइज मशीन में या जिसको इंक्यूबेटर कहते हैं उसमें किया जाता है। फिर डे 5 में या डे 3 में कई बार इस जो एम्ब्रियो बनता है इसको मदर के जो यूट्रस है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको एंडोमेट्रियल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वगैरह कहते हैं, वो करते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये स्पर्म का कलेक्ट करना या फिर क्या बोलते हैं ओवम पिकअप करना, फर्टिलाइज करना और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, ये सब एक स्पेशलाइज लेबोरेटरी में होता है। तो ये आईवीएफ है। तो ये सब मिथ है कि ऐसे इन सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आप बच्चे में ले सकते हैं, मिथ है ये? हाँ, इट्स टोटली मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी गैमीट्स जो पेरेंटल होगा, या कई केसेस में पेरेंट कुछ प्रॉब्लम होती है कि पेरेंटल गैमीट से नहीं कंसेप्शन हो रहा है, तब आपको डोनर का हेल्प लेना पड़ता है। तो डोनर स्पर्म या डोनर एग्स ले रहे तो लेकिन जो भी जेनेटिक मटेरियल का एम्ब्रियो बनेगा बेबी वैसे ही होगा। पर सी सिर्फ आईवीएफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। तो आपके पास क्या कोई केसेस आए हैं ऐसे कि हमको आईवीएफ में ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ केसेस कभी मिले आपको? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा इशू ही नहीं होता कि वो। लेकिन अब जो अब हमने सुना है कि रीसेंट एडवांसेस चल रहे हैं, क्योंकि साइंस इज चेंजिंग, तो अब डिज़ाइन में भी कभी फ्यूचर में डिज़ाइनर बेबीज़ आ जाए। तो फिर ये हमारे एक बार सीएमए में भी चल रहा था कि कोई कहे कि अच्छा मुझे ऐश्वर्या राय जैसा बच्चा चाहिए तो फिर मे बी इट्स पॉसिबल इन फ्यूचर कि हाँ उसको डिज़ाइनर बेबीज़ कहते हैं। हाँ, एक मैंने मिस किया वो ट्विंस वाला। ट्विंस का मैं बता रही थी कि जब हमारा एम्ब्रियो बनता है, जो हम इंक्यूबेटर में कल्चर कर रहे होते हैं, हमने स्पर्म्स हुआ डाला, हो सकता है हमारे 4-5 एम्ब्रियोज बन जाएं जो अच्छे हों और गुड क्वालिटी एम्ब्रियो की भी ग्रेडिंग होती है। तो जो गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज होते हैं उसको फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि लोग 2 या 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इस उम्मीद से कि शायद उस 2 या 3 में कोई एक बच्चा लग जाए। तो कई बार क्या होता है कि दोनों एम्ब्रियोज लग जाते हैं, तो इसलिए जो ट्विंस या ट्रिपलेट्स भी कई बार हो जाते हैं इसमें आईवीएफ प्रेगनेंसी, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स कि कितना नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आपने यूट्रस में ट्रांसफ़र किए थे। ये मैम जैसे आईवीएफ है वैसे एक और टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी सेम एज आईवीएफ, पहले इसको बोलते थे, अब मेरे ख्याल से इसको नहीं यूज़ करते टेस्ट ट्यूब बेबी। शायद वो क्योंकि लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन होता था और ट्यूब्स में सारा सीमन प्रिपरेशन और वो सब होता, तो शायद वो वर्ड वहाँ से जनरेट हुआ। तो मैम जैसे अब ये सारी बातें तो हो गई, तो गर्ल्स के लिए कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि वजाइनल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है आजकल, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कैसे वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं? गर्ल्स को वो बहुत चीज़ें बताना चाहूँगी एक्चुअली, क्योंकि गर्ल्स हमारी जो सोसाइटी है या हमारी फैमिली है उसका एक पूरा हार्ट है, वो सेंटर है। तो हम लोग भी ये जैसे आजकल फॉक्सी का भी संपूर्ण सीएमई करके हमारा कल ही हुआ था, तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें डिस्कस हुई थी कि जो गर्ल्स की हेल्थ है, और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, एक्चुअली मेंटल हेल्थ, कि वो प्रेगनेंसी लेने के लिए, अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी है या नहीं, तो गर्ल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी, और राधा मेरा मन भी है कि स्कूल्स में विज़िट करने के लिए, क्योंकि हमारी गर्ल्स प्यूबर्टी से एक्चुअली वहाँ पे अपना एक एडल्ट लाइफ शुरू कर रही हैं, और जो चीज़ आप स्टार्टिंग में समझते हो और उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हो, तो शायद आप उसको लाइफ में आगे कैरी भी करते हो। तो फिर उनको बताना कि न्यूट्रिशन उनका इम्पॉर्टेंट है, उनका मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, इनकी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, और जो आप जेनाइटल यूरिनरी आप बता रहे थे वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर होगा, यूरिनरी इन्फेक्शन भी उस मतलब एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, तो वेजाइनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर ये फीमेल्स में असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, वो जो ऊपर असेंड करके ट्यूब से असेंड करके कैविटी में, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में जाएगा, तो एडिशंस होना, और बाद में जाके आगे कभी कभी लाइफ में जाके फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होना, ये पॉसिबिलिटी है।
तो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ ये सब इम्पॉर्टेंट है, और अपना पर्सनल जो हाइजीन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम क्योंकि कई लोग है ना इग्नोर कर देते हैं जो सिम्टम्स आते हैं, तो वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के वेजाइनल में? वेजाइनल डिस्चार्ज होता है नॉर्मल डिस्चार्ज या वाटरी डिस्चार्ज, कभी साइकिल्स के बीच में होना, क्योंकि वेजाइना एक्चुअली मॉइस्ट होता है, इट हैज़ टू बी। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर हो रहा है, या वाइट थिक डिस्चार्ज हो रहा है, या वल्वल इचिंग वगैरह हो रही हैं, या यूरिनरी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली इन गर्ल्स को कोई भी नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना तो चाहिए। मैम अगर इन्फेक्शन का रिस्क हाई रहता है तो क्या कैंसर के चांसेस हो सकते हैं? जो कैंसर होता है वो भी एक्चुअली ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस से भी होता है, तो डेफिनेटली हाँ कहीं ना कहीं रोल तो होता ही है। तो हाइजीन और वो बना के तो रखना ज़रूरी है। तो मैम लास्ट में यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी टिप्स दे दीजिए कि अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, अच्छी डाइट कैसे लेनी है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, आप जनता से कह दीजिए। हाँ, जनता से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग को भी जब पढ़ाया जाता था तो एसपीएम में हमें हेल्थ की एक डेफिनेशन दी जाती थी, तो वो हेल्थ का डेफिनेशन जितना मुझे अपने एमबीबीएस टाइम से याद है, तो इट हेल्थ मीन्स वेल बीइंग सोशल मेंटल फिजिकल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, एंड जस्ट नॉट merely अ एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़ और अ इन्फर्मिटी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपको फिजिकली अच्छा नहीं होना है, आपको मेंटली सोशली भी आपको स्ट्रांग होना है। तो इसके लिए आपको, और कैसे आप होंगे, तो आप फिज़िकली आप डाइट वगैरह अच्छी लो, न्यूट्रिशियस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है। आजकल जनरेशन सारी गूगल से है, तो गूगल पे जो आप टाइम वेस्ट करते हो रील्स देखने में, तो आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो। फिर एक्सरसाइज रखना, वो मैंने बताया इंपॉर्टेंस, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से कई प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी वगैरह बढ़ी है, ओबेसिटी से भी पीसीओडी की तरफ होता है। हालांकि आजकल लीन पीसीओडी भी कॉमन है। और फिर अपने फ्रेंड्स, अपनी सोशल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट पे फेसबुक फ्रेंड्स के चक्कर में हम शायद कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से भी दूर होते जा रहे हो। हमारे पास शायद फेसबुक पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हमारे एक्चुअल फ्रेंड्स कितने, वो हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो और जो स्ट्रेस, हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेस फ्री होना इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस फ्री आप तब रहते हो तो जब आपकी एक अच्छी फैमिली होगी, फैमिली सपोर्ट होगा, और एक आप अच्छा फ्रेंड सर्कल होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बहुत बड़े स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं। तो ये है, और वही है सोशल मेंटल फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मेंटली साउंड रहना है, तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट करने से कभी हेजिटेट ना करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। गर्ल्स को भी कहना चाहूँगी, प्यूबर्टी के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो नहीं समझ पाते, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, तो प्लीज़ आप एक कंसल्टेशन आप ले लो। और सेम चीज़ क्या बोलते हैं, जब लेडीज़ मेनोपॉज पे जाती है, तो मेनोपॉज में भी वंस अगेन, क्योंकि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, विड्रॉ हो रहे होते हैं, तो फिर वो, और लाइफ आपकी चेंज हो रही होती है, तो उसमें भी वंस अगेन प्रॉब्लम आती है फीमेल्स को, तो आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को। तो अपनी लाइफ मतलब आप एक अच्छी फैमिली और एक अच्छा सोसाइटी तब बना सकते हो जब एक उस फैमिली की फीमेल हेल्दी और स्ट्रांग होगी। तो फिर एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सोसाइटी की लेडीज़ हेल्दी हो। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी आपने हेल्थ टिप्स हमें दी हैं, तो आपको कैसा लगा? और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पब्लिक में बोलने का, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वांटिंग कि हाँ पब्लिक में मैं अवेयरनेस करूँ। तो मे बी इन फ्यूचर में ऐसे ऑन फील्ड कैंप्स करूँगी, और स्कूल्स विजिट करने का तो मेरा बहुत मन है। तो ये ऑल द बेस्ट आपको। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर पूनम सिंह। कैसी लगी खास बातचीत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।